हेलो, जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल टास्क एजुकेशन में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को। जी हाँ दोस्तों, 37 प्रश्न लिए हैं मैंने। एक एक प्रश्न चुना हुआ है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो पर अंत तक बने रहना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ, इस वीडियो से आपको परीक्षा में एक ना एक प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। यूपी पुलिस का एग्जाम बहुत जल्द होने वाला है। री एग्जाम के लिए आप तैयार रहें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, सूरदास के गुरु कौन थे? ध्यान रखना, सूरदास के गुरु कौन थे। पहले तो इसका प्रश्न का उत्तर बताइए क्या होगा। देखिए, इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। वल्लभाचार्य सूरदास के गुरु थे। सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य के शिष्य कौन कौन है? कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्ण दास। ये चार शिष्य हैं वल्लभाचार्य के, ठीक है। और जो चार शिष्य हैं विट्ठल नाथ के, वल्लभाचार्य के जो पुत्र थे विट्ठल नाथ, उनके शिष्य हैं गोविंद स्वामी, क्षीर स्वामी, चतुर्भुज दास और आनंद दास, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, आपको ध्यान रखना है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। वल्लभाचार्य के शिष्य और वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठल नाथ के शिष्य। तो वल्लभाचार्य के शिष्य कौन कौन है, एक बार और सुनिए। कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्ण दास, ये वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। और जो चार शिष्य और हैं विट्ठल नाथ के, वो शिष्य हैं गोविंद स्वामी, क्षीर स्वामी और चतुर्भुज दास और नंददास, ठीक। याद रखना, इन्हें अष्टछाप कवि बोला जाता है, अष्टछाप कवि। तो ये ध्यान रखना आप। नेक्स्ट है, छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? छंद जो पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहा जाता है? क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यति, ठीक है। छंद पढ़ते समय जो आने वाले विराम होता है उसको यति कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? जो विशेषण शब्द हैं जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कैसे? देखिए, जैसे मैं संज्ञा या सर्वनाम की, देखिए संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बतलाते हैं तो वो क्या होता है? वो विशेष से होता है। कैसे? मैं देखूँ, घोड़ा तेज दौड़ता है, ठीक है। घोड़ा ना, मैं कहूँ घोड़ा काला है, मैं कहूँ घोड़ा काला है, तो घोड़ा काला है। तो यहाँ पर काला क्या है? विशेषण है। और ये काला किसकी विशेषता बता रहा है? घोड़े की विशेषता बता रहा है। ये कौन है? घोड़ा। तो ये विशेष से हो जाएगा। तो विशेष से इसमें क्या हुआ? घोड़ा। और काला क्या हुआ? विशेषण, ठीक है। तो प्रश्न समझ में आ गया? इसी तरह से होते हैं। नेक्स्ट, प्राचीन शब्द विशेषण के किस प्रकार में आता है? जो प्राचीन शब्द है वो विशेषण के किस प्रकार में आता है? क्या होगा इसका सही जवाब? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, गुणवाचक। देखिए, प्राचीन जो शब्द है वो गुणवाचक विशेषण में आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? अभ्यास का विशेषण रूप है। अभ्यास का विशेषण रूप बताना है, क्या होगा? तो ये है, देखिए आपके ऑप्शन, बताइए क्या होगा। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर बी अभ्यासी, तो बिल्कुल सही है। अभ्यास का जो विशेषण होगा वो अभ्यासी होगा, ठीक है। जैसे मैं कहूँ मोहन बहुत अभ्यासी लड़का है, मोहन अभ्यासी लड़का है, ठीक है। तो यहाँ मैंने क्या बता दिया? ये विशेषण बन गया, अभ्यासी लड़का है, ठीक है। तो यहाँ पर अभ्यासी क्या बन गया? विशेषण बन गया। इस तरह से बन जाता है इसका अभ्यास का विशेषण अभ्यासी। द्रौपदी का चीर का अर्थ है। देखिए, द्रौपदी का चीर एक मुहावरा है, तो इसका अर्थ बताना है, क्या होगा इसका सही जवाब? इसका अर्थ क्या होगा? देखिए, द्रौपदी का चीर का मतलब होता है कभी ना समाप्त होने वाला, या कभी ना समाप्त होना, ठीक है। द्रौपदी का चीर कभी ना समाप्त होना, ये इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी। कूप मंडूक होने का अर्थ है। देखिए, कूप मंडूक भी एक आपका मुहावरा है, तो इसका क्या अर्थ होता है कूप मंडूक का? तो क्या होगा इसका सही जवाब? ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव। कूप मंडूक का जो अर्थ होता है वो होता है सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव। नेक्स्ट, इस प्रश्न में वाक्य के पहले और अंतिम भाग को क्रमशः 1 और 6 की संख्या दी गई है। बीच में आने वाले अंश को 4 भागों में बांटकर ये रे ले वे संख्या दी गई है। ये चारों उचित क्रम में नहीं है, इन चारों को उचित क्रम में लगाइए ताकि एक शुद्ध वाक्य का निर्माण हो। आपको ये PQRS, इंग्लिश में इसको बोलते हैं PQRS, ठीक है। इसी तरह से हिंदी में ये रे ले वे। देखिए, सबसे पहले है सामाजिक जीवन में, फिर है क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है, ये आएगा पहले। इसके बाद या मनुष्य दूसरों के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से, यदि क्रोध ना हो तो कष्टों की चिर निवृत्ति का उपाय ही ना कर सके। तो क्या होगा? देखिए, पहले आप इसके विकल्प देखिए। सबसे पहले या रे ले, इस तरह से वह ये रे ले। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं ये को पढ़कर देखते हैं। देखिए, ये को पढ़कर देखते हैं हम। सामाजिक जीवन में क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है, ये होगा। सामाजिक जीवन में क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है।
ठीक है, चलो हमने ये माना सामाजिक जीवन में क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है। फिर होगा यदि क्रोध ना हो, देखिए इसका छोर यहाँ से मिलेगा, यदि क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है, यदि क्रोध ना हो तो मनुष्य दूसरों के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। तो सबसे पहले आ जाएगा या, फिर आ जाएगा ले, फिर आ जाएगा रे, पहुंचाए जाने वाले बहुत से कष्टों की चिर निवृत्ति का, तो फिर आ जाएगा वे, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, ये निवृत्ति का उपाय ही ना कर सके, इस तरह से हो जाएगा। फिर ये ले रे वे, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये ले रे वे वाला, ठीक है। तो देखते हैं किस में है, ये ले रे वे, ऑप्शन नंबर ए में ही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। इसमें हमें अनेक शब्दों में एक शब्द बताना है इसमें कि पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहा जाता है। बताइए, पूरब और उत्तर के बीच की दिशा क्या होती है, ईशान होती है, ठीक है। बी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा, ठीक है। देखिए इस तरह से ध्यान रखना, पूरब है इधर, हमारा पूरब है इधर, पश्चिम है इधर, उत्तर है इधर, और हमारा दक्षिण है इधर। ध्यान रखना, ये जो दिशा है पूरब और उत्तर के बीच की दिशा, ये तो हो गई ईशान, ठीक है, ईशान हो गई। और ये क्या होगी, ये क्या होगी, ये नैऋत्य होगी, ठीक है, इसको बोलते हैं नैऋत्य, ठीक है, ये, ठीक है, नैऋत्य। और ये क्या होगी, ये वायव्य होगी, ये क्या होगी, वायव्य होगी। ये किसकी, पश्चिम और उत्तर के बीच की दिशा वायव्य, और पश्चिम और दक्षिण के बीच की दिशा नैऋत्य, ठीक है। और इसको बोलते हैं आग्नेय, ठीक है, याद रखना, पूरब और दक्षिण के बीच की दिशा आग्नेय, ठीक है, ये आग्नेय, ठीक है। तो ये दिशाएं याद रखना चारों कि इसको क्या बोला जाता है, किसके बीच की दिशा क्या है। नेक्स्ट है, भले शब्द का अर्थ चिन्हित कीजिए। भले शब्द का अर्थ बताना है, क्या होगा। तो भले शब्द का अर्थ होगा ऑप्शन नंबर बी, गोलाकार घेरा, ठीक है। भले का मतलब होता है गोलाकार घेरा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नीचे दिए गए शब्दों में से अव्ययभाव समास का चयन कीजिए। अव्ययभाव समास बताना है, क्या होगा। इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, आजीवन। याद रखना, आजीवन, आजीवन में क्या जुड़ा, आ उपसर्ग जुड़ा है, ठीक है। देखिए याद रखना, आ उपसर्ग, प्रति उपसर्ग, अनु उपसर्ग, प्रय उपसर्ग, तो इस तरीके के जो शब्द जुड़ जाते हैं जिसमें, तो वो वहाँ क्या होता है, अव्ययभाव समास होता है। और अव्ययभाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है, ठीक है, प्रथम पद प्रधान होता है अव्ययभाव समास में, ध्यान रखना है। तो इस तरीके से जैसे प्रतिदिन, प्रतिदिन, आजीवन, इस तरीके के शब्द ये अव्ययभाव समास में आते हैं, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है। ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक बताना है। देखिए समय पर आ गया है ना यहाँ पर समय पर, ठीक है, तो कौन सा कारक होगा। देखिए इसके विकल्प देख लेते हैं। कारण कारक संप्रदान, देखिए अधिकरण में पर होता है ना, अधिकरण की विभक्ति क्या होती है, में और पर, तो क्या होगा इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मंदिर, मंदिरा युग्म का उपयुक्त अर्थ वाला युग्म कौन सा है। इनका अर्थ बताना, मंदिर और मंदिरा का अलग अलग अर्थ होगा। ये समश्रुत भिन्नार्थक शब्द बोलते हैं इनको। मंदिर का अर्थ अलग होगा, मंदिरा का अलग होगा अर्थ, ठीक है। तो क्या होगा इसका, देखिए मंदिर का अर्थ होता है देवालय, ठीक है, और मंदिरा का अर्थ होता है अशुभशाला, ठीक है, या अशुभशाला, ठीक है, जहाँ पर घोड़ों को रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में मिश्र वाक्य है, इसमें मिश्र वाक्य बताना क्या होगा। मेरे आते ही वर्षा होने लगी, मेरे आते ही वर्षा होने लगी, ये तो कोई मिश्र वाक्य नहीं है, ठीक है, ये तो सरल वाक्य है। उसके जाने के बाद, उसके जाने के बाद, ये भी सरल। वह घर से निकला और वर्षा होने लगी, वह घर से निकला और वर्षा होने लगी, यहाँ पर और से जुड़ा है तो ये संयुक्त वाक्य होगा, ये संयुक्त वाक्य है। ज्यों ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी, ठीक है, ज्यों तियों का किस में आते हैं, ज्यों तियों आते हैं मिश्र वाक्य में, तो मिश्र वाक्य ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। नेक्स्ट 15 से 18 तक ये प्रश्न के उत्तर देने हैं। काव्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए काव्यांश आ गया, इनको पढ़कर उत्तर देने हैं। आज बरसों बाद उठी है इच्छा, हम कुछ कर दिखाएं, एक अनोखा जश्न मनाएं, अपना कोरा अस्तित्व जमाएं। आज बरसों बाद सूखे पत्तों पर बसंत ऋतु आई है, विचार रूपी कलियों पर बहार खिलाई है, गहनता की फसल लहलाई है, लहलाई है, ठीक है, लहलाई है। पढ़ के देखना इसको कैसे पढ़ोगे बताइए। लहलाई है, सही है। शायद इसी कारण आज बरसों बाद उठी है इच्छा, हम कुछ कर दिखाएं, अपना कोरा अस्तित्व जमाएं। तो ये काव्यांश है। अब इसके प्रश्न क्या हैं। कवि के मन में इच्छा उत्पन्न हुई है, बताइए काय की इच्छा उत्पन्न हुई है। इसे पढ़कर आपको क्या लग रहा है कि किसकी इच्छा उत्पन्न हुई है।
कवि के मन में इच्छा उत्पन्न हुई है कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने की, मन से बातें करने की, खुशियां मनाने की, अपनी पहचान बनाने की। देखिए अपनी पहचान कौन बना सकता है, अपनी पहचान तो बनाने की होगी नहीं, ठीक है। अपनी पहचान बनाने की बोल रहे हैं इसमें। बातें मन की करने की, मन की बातें कर रहा है कि कवि इसमें खुशियां मना रहा है, नहीं, कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने की इच्छा हुई है, ठीक है, कि हम कुछ करके दिखाएं, इस तरह से वो शब्द आए ना, तो इससे ये पता चल रहा है कि कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने की इच्छा हो रही है कवि की। सूखे पत्ते प्रतीक हैं, इसमें सूखे पत्ते बताने हैं किसके प्रतीक हैं, सूखे पत्ते किसके प्रतीक हैं। सूखे पत्ते हैं तो पतझड़ के, अकाल के, मन के सूनेपन के, शुष्कता के। तो इसमें मन के सूनेपन के, ठीक है, जो सूखे पत्ते हैं वो मन के सूनेपन के प्रतीक हैं, क्योंकि कविता को पढ़कर ऐसे ही लग रहा है। किन कलियों पर बहार का आगमन हुआ है, किन कलियों पर बहार का आगमन हुआ है, क्या होगा इसका सही जवाब। भाव रूपी कलियों पर, विचारों की कलियों पर, विचारों की कलियों पर हुआ है ना, ठीक है, विचारों की कलियों पर, ये उसमें कविता में आया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, गहनता की फसल से कवि का क्या आशय है। देखिए गहनता की जो फसल है उससे कवि का क्या आशय है, तो विचारों में परिपक्वता, ठीक है, मैच्योरिटी, विचारों में परिपक्वता, ये गहनता की फसल में कवि का ये आशय है, कहने का मतलब। रिक्त स्थानों की पूर्ति की, देखिए रिक्त स्थानें बताने हैं, इसमें क्या आगा इसमें बताइए। रामू की केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी अधिक बुद्धिमान है। अब इसमें बताना है क्या होगा। देखिए रामू की अपेक्षा, अपेक्षा दोनों में अपेक्षा आएगा, या एक में अपेक्षा दूसरे में उपेक्षा, या उपेक्षा अपेक्षा, बताना है इसमें क्या आएगा। देखिए ध्यान रखना इसमें क्या आएगा। देखिए पहले तो मैं इसका बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर इसका सी होगा, ठीक है, उपेक्षा और अपेक्षा, ठीक है, ध्यान रखना। उपेक्षा का मतलब होता है रामू, देखिए रामू की उपेक्षा, उपेक्षा का मतलब होता है तुलना, ठीक है, अपेक्षा का मतलब होता है, अपेक्षा का मतलब तुलना, ठीक है, उपेक्षा का मतलब क्या होता है निंदा, ठीक है। रामू की उपेक्षा इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी अपेक्षा अधिक बुद्धिमान है, ठीक है, तो उपेक्षा अपेक्षा इस तरह से आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न पंक्ति में सही अलंकार का चयन करना है इसमें। निम्न पंक्ति में सही अलंकार बताना कौन सा होगा। पानी बीच मीन प्यासी, मोही सुनी सुनी आवे हंसी, यानी पानी के बीच जो मछली है वो प्यासी है और मुझे सुन सुनकर ये हंसी आती है, तो इसका क्या क्या होगा, इसका सही आंसर बताइए, ये इसमें कौन सा अलंकार है। देखिए विशेषोक्ति अलंकार है, जिसमें विशेष ही उक्ति हो, ठीक है। इसमें बोल रहा है कि पानी बीच प्यासी है मछली और मुझे सुन सुनकर हंसी आ रही है, मतलब पानी के बीच प्यासी हो सकती है कोई मछली, तो इसमें विशेषोक्ति अलंकार है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञाएं बतानी है, सभी शब्द कौन से हैं जो व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। राम, रामचरितमानस, गंगा, देखिए सब व्यक्तिवाचक हैं। देखिए कृष्ण, कामायनी, मिठास, इसमें भाववाचक संज्ञा आ गई है। बुढ़ापा भाववाचक आ गई इसमें, और इसमें क्या वकील जातिवाचक आ गई, तो यहाँ पर क्या है पुस्तक भी क्या है जातिवाचक आ गई, तो ऑप्शन नंबर ए ही में व्यक्तिवाचक है सभी संज्ञाएं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में क्या गंगा का पर्यायवाची नहीं है। देखिए गंगा के पर्यायवाची याद रखना, मंदाकिनी गंगा का पर्यायवाची होता है, भागीरथी भी होता है गंगा का पर्यायवाची, और सुरसरिता भी होता है। देखिए कालिंदी नहीं होता, कालिंदी होता है यमुना का पर्यायवाची, ध्यान रखना, कालिंदी होता है यमुना का पर्यायवाची, और ये पर्यायवाची कालिंदी यमुना का होता है, बाकी सब भागीरथी मंदाकिनी सुरसरिता ये गंगा के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट, सही वर्तनी शब्द का चयन कीजिए। इसमें शुद्ध वर्तनी बतानी है, क्या कैसे लिखी जाती है, क्या है। देखिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा श्रृंगार, ठीक है, श्रृंगार। हालांकि इस तरह से नहीं आता है, ये टाइप नहीं होता है, जरा ये नहीं होगा, इसमें गलत हो जाएगा, इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है, श्रृंगार, ध्यान रखना है श्रृंगार, ऑप्शन नंबर बी। बाकी सब गलत लिखे हुए हैं, ये बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्या है, समूहार्थक शब्द चिन्हित कीजिए। समूहार्थक शब्द बताना है जो समूह बनाते हैं, ठीक है। भीड़, समूह का मतलब होता है समूहार्थक, जिसमें समूह मतलब गुच्छा दिखाई दे आपको, मतलब ऐसा समझ लिए समूहवाचक संज्ञा बतानी है आपको, तो समूहवाचक संज्ञा इसमें ऑप्शन नंबर बी डी भीड़ हो जाएगा, ठीक है, भीड़, पुरुष नहीं होगा, स्त्री नहीं होगा, मनुष्य नहीं होगा, भीड़ होगा। नेक्स्ट, आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है। आंशिक में प्रत्यय बताना क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसमें आंशिक, अंश, अंश प्लस इक, इस तरह से बना है, तो इक प्रत्यय हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है, तो इक प्रत्यय है आंशिक में। नेक्स्ट क्या है, नीचे दिए गए वाक्य त्रुटिपूर्ण खंड को चिन्हित कीजिए, यदि कोई त्रुटि ना हो तो डी भाग को चिन्हित कीजिए।
बताना पुलिस द्वारा चोरी का माल बरामद हो गया, कोई त्रुटि नहीं। क्या है इसका सही जवाब? पुलिस द्वारा चोरी का माल बरामद हो गया है, हो गया है, ठीक है। तो क्या है इसमें गलती कहाँ पर है? पुलिस द्वारा चोरी का माल, पुलिस द्वारा चोरी का माल, यहाँ तक पुलिस द्वारा चोरी का, ये बिल्कुल सही हो गया यहाँ तक। फिर चोरी का माल बरामद, फिर हो गया है, हो गया है, चोरी पुलिस द्वारा हो गया है, कोई त्रुटि नहीं। तो कोई त्रुटि नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, बधूर्मी का संधि विच्छेद है, बधूर्मी का संधि विच्छेद बताना है क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, बधू प्लस ऊर्मी हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना, बधू प्लस ऊर्मी बी ऑप्शन ही होगा। कुछ कुछ बच्चे क्या लगा देंगे इसमें, ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, सॉरी ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा कि इसमें छोटा ऊ की मात्रा आएगी, बल्कि इसमें ऐसा नहीं होगा, बड़े ऊ की मात्रा आती है। बधू इस तरह से लिखेगा, फिर ऊर्मी होगा। तो ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर बी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, भिन्नार्थक शब्द का चयन कीजिए। भिन्नार्थक शब्द का चयन बताना है, चयन करना है, क्या होगा इसका सही जवाब? पावक, अनिल, अनल, कृष्णाणु। तो इसमें से भिन्न बताना, बाकी सब समानार्थी शब्द होंगे यानी पर्यायवाची होंगे, और बाकी एक अलग होगा इनमें से। तो भिन्नार्थक बताना है इसमें से कौन सा भिन्न है। देखिए अनिल, अनिल क्या है? अनिल है वायु, अनिल है वायु का पर्यायवाची, तो अनिल ये भिन्नार्थक है। बाकी अनल आग का पर्यायवाची, पावक आग का पर्यायवाची, कृष्णाणु आग का पर्यायवाची, तो ये अनिल वायु का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन नंबर बी अनिल अलग हो जाएगा भिन्नार्थक शब्द। हर्ष का विलोम बताना है, हर्ष, हर्ष का विलोम होगा विषाद, ठीक है। हर्ष मतलब होता है खुशी, विषाद मतलब दुख। तो ऑप्शन नंबर इसका बी ठीक हो जाएगा, वो विषाद। गंदला, मैला, मलिन किस शब्द के पर्यायवाची हैं? क्या होगा इसका सही जवाब कि किस शब्द के पर्यायवाची हैं गंदला, मैला, मलिन? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, पंकिल, पंकिल के पर्यायवाची हैं ये गंदला, मैला, मलिन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? कर्कश का विलोम बताना है, कर्कश का विलोम, कर्कश का विलोम ऑप्शन नंबर सी मधुर होगा, ठीक है। कर्कश का जो विलोम होगा वो मधुर होगा। नेक्स्ट, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो, इसके लिए एक शब्द बताना, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होते हैं, तो उसमें जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसको क्या कहते हैं? देखिए इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो तो इंद्रजीत बोलते हैं, ठीक है, इंद्रजीत। नेक्स्ट क्या है? उच्च कुल में पैदा व्यक्ति, जो उच्च कुल में पैदा व्यक्ति है उसको क्या बोलते हैं? कुलीन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट है, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, ये अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताना है। ध्यान रखना, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद कितने होते हैं? 8 होते हैं, ठीक है। तो इसमें बताना है कौन सा है इसमें, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, इसमें क्या हो रही है? इच्छा हो रही है ना, इच्छा हो रही है, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, तो इच्छावाचक वाक्य होगा। नेक्स्ट क्या है? श्री गणेश का विलोम बताना है, क्या होगा? देखिए ध्यान रखना, श्री गणेश का विलोम होता है इति श्री, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। फूल का पर्यायवाची नहीं है, फूल का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? पुष्प तो होता है फूल का, पुष्प, सुमन, तनुजा नहीं होता। ध्यान रखना, तनुजा कुसुम भी होता है, तनुजा नहीं होता। तनुजा किसका पर्यायवाची है? बेटी का पर्यायवाची, ठीक है। तो तनुजा ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट, किस रस को रसराज कहा जाता है? लास्ट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रसराज किस रस को कहा जाता है? तो श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। तो कितने आपके सही हुए क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसी ही मैं इसी तरह की महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो लाता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपने इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बना दी है फुल 37 क्वेश्चन की, वो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो आपको ये एक थंबनेल दिखाई दे रहा होगा, इस पर क्लिक कर देना, आपको ये वीडियो देख लेनी है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो